बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 22 का आगाज करना है और उसका लेक्चर नंबर 1 है विच इज मास डिफेक्ट। बिफोर आई टेल यू एनीथिंग अबाउट मास डिफेक्ट, सबसे पहले तो मैं बताऊं न्यूक्लियर फिजिक्स से क्या मुराद है और इस चैप्टर में हम ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं कि जिनको आप लोगों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मास डिफेक्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ेंगे और इसी तरह बहुत सारे टॉपिक को चलाते हुए हम फिशन फ्यूजन से होते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में नहायत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से क्या मुराद है? न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्चुअल ताल्लुक होता है न्यूक्लियस से, यानी एक एटम के न्यूक्लियस से। ये देखें, ये अगर आपके पास एक एटम है, आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि उस एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है और बाकी पूरा पार्ट जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द होते हैं और उसके न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज हमेशा रहता है। आमतौर पे एक एटम जो है वो न्यूट्रल ही रहता है क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन के जो टोटल पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन के टोटल नेगेटिव चार्जेस की वजह से इक्वल होने की वजह से तो ये आपका एक एटम न्यूट्रल रहता है अनटिल और अनलेस अगर कोई इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकाल दिया जाए या उस सिस्टम में ऐड कर दिया जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन की तादाद या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो उस वजह से अगर तादाद बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन के ज्यादती की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से प्रोटॉन की ज्यादती की वजह से आपके पास पॉजिटिव चार्ज उस एटम में आ जाएगा। ये एटम का एक छोटा सा जायजा है, मैं थोड़ा सा जायजा लाजमी लूंगा, फिर मैं आपके पास मास डिफेक्ट में आता हूं। स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस पूरे एटम का जो 99.9% पार्ट होता है ना, 99.9% पास यानी जो मास होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस में होता है। यानी आप समझ लें कि अगर हम ये कह दें कि एटम का नियरली सारा मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है तो इस बात में भी कोई गलती नहीं होगी, यानी एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो आप ये समझ लें कि अगर हम न्यूक्लियस के मास को डिस्कस कर लेते इट एक्चुअली मींस कि हमने पूरे एटम के मास को डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन आप खुद अंदाजा लगाएं, फर्ज करें मैं कार्बन का एक पार्टिकल ले लेता हूं 12-6। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। प्रोटॉन्स भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। आप लोगों को पता है कि ये इसका एटॉमिक मास नंबर होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आपका एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल सम के इक्वल होता है और ये प्रोटॉन की स्ट्रेंथ होती है जो एटॉमिक नंबर होता है। तो जितने अगर एक न्यूट्रल एटम में जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी होंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास तादाद में बराबर हो जाते हैं। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यानी एक्चुअली ये हमारे पास ऊपर वाला जो एटॉमिक मास है उसको A से और नीचे जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से जाहिर करते होते हैं। तो एक पार्टिकल को लिखने का मेथड यही होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, कैन यू बिलीव इट कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, बल्कि यूं लिखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, वो होता है 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -27 kg होता है। ये मास ऑफ प्रोटॉन मैंने आप लोगों को बताया। इसी तरह अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें 1.675 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -27 kg होता है, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -31 kg होता है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए, ये इनके मैसेज हैं। आप देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नियरली मैसेज में सेम होते हैं, थोड़ा सा फर्क होगा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन, यानी आप ये ले लें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना
बल्कि मास ऑफ प्रोटॉन ले लें, इट इज 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा होगा। और इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 1839 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा। ये आप करके कैलकुलेशन देख भी सकते हैं इनको। अगर फर्ज करें इसमें इसकी वैल्यू उठाकर डाल दें तो ये प्रोटॉन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स हैवियर होगा। यानी अगर आप एक तराजू की एक साइड पर 1836 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स रख लें तो दूसरी साइड पे एक प्रोटॉन रख लें, सो द मास इज गोना बी इक्वल। आपके पास मास दोनों का इक्वल आ जाएगा। सो अब अंदाजा लगाएं कि एक कार्बन के एटम के अंदर जहां हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और जबकि 6 प्रोटॉन है, तो आप अंदाजा लगाएं 6 इलेक्ट्रॉन तो एक प्रोटॉन के करीब करीब भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको एक प्रोटॉन के करीब आने के लिए 1836 टाइम्स चाहिए होगा। सो इस वजह से आपके इन इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती मैस में। सो अगर आप ये कह दें कि न्यूक्लियस का जितना मैस है तो वही हमारे पास उस एटम का टोटल मैस है, तो ये बात भी काफी होगी। यानी आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी एटम का मैस कितना होगा। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हो जाऊं और मेरा वजन लेट से 93 kg हो, एग्जैक्टली बता रहा हूं, कल का वेट था, थोड़ी सी हैवी हो गया हूं, तो 93 kg हो और उसके बाद मैं ये शोर मचाना शुरू कर दूं, नहीं ये तो मेरे जैकेट का ही वजन जो है वो आधा किलो है, तो भाई 93 में आधा किलो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि बस ठीक है, योर मास इज 93 kg, सो बस ये थोड़ा सा प्लस माइनस इसमें अगर आ भी जाए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो इसी तरह आप ये यहां भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का मास ही पूरे एटम के मास को समझने के लिए काफी है, तो इस बात में भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा इंपैक्ट जो है वो मैसेज में नहीं क्रिएट करते। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को एक समझानी थी। दूसरा एक बात आपको जरूर बताऊंगा, आमतौर पे हम मैसेज को केजी में मेजर करते हैं, लेकिन अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आ गए। यहां एक नई यूनिट मुतारफ कराई जाएगी, वो यूनिट है AMU, विच इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसमें जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी मास को मेजर किया करेंगे। याद रखें एक एटॉमिक AMU, एक AMU जो है हमारे पास वो कार्बन के टोटल मास का 12वां हिस्सा होता है, 12th पार्ट होता है। यानी आप ये कह सकते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के मास का 12वां हिस्सा वो एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। इन्होंने एक स्केल लिया हुआ है कि उस स्केल के हिसाब से कार्बन, वैसे कार्बन का टोटल मास जो होता है वो हमारे पास वो जो भी होगा, फर्ज करें इसका जितना भी मास है तो उसको 12 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा वो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा। और याद रखिएगा ये 180 AMU ये बनता है नियरली 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg। ये नियरली इतना बनता है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये इतना बनता है। यानी कार्बन का जो टोटल मास है अगर उस मास को हम 12 से डिवाइड कर दें, सो द मास इज गोना बी 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg बनेगा। सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे बच्चों, इसी से रिप्रेजेंट किया करेंगे सारे का सारा, यानी इसी मास से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम केजी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इस तरह अगर हम जब हम इन्हीं मैसेज को उनके मैसेज में लेकर आए, मतलब प्रोटॉन का मास अगर 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -27 kg है, अगर मैं इसको ऊपर रखकर इससे डिवाइड कर दूं ताकि मैं ये लेकर आऊं कि प्रोटॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में कितना है, तो प्रोटॉन का जो मास बनता है बच्चों, प्रोटॉन का मास वो 1.007276 U बनता है। यानी
क्या किया मैंने 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 को मैं यहां बता देता हूं 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 को डिवाइड कर लिया 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 से, तो इन दोनों को डिवाइड करो ये आ जाएगा। लेकिन डिवाइड करने से u का साइन आ जाता है, u का मतलब यही है, वो एक एटॉमिक मास यूनिट कितना है, इसको 1u भी कह सकते हैं, बल्कि आप 1u कह दें ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि आप थोड़ा सा मिसलीड ना हो जाए। सो याद रखें हम इस स्केल में भी फाइंड आउट करते हैं, तो इस स्केल में लाने के लिए आपको डिवाइड 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई यू में मौजूद हो जैसे ये, और इसको वापस केजी में लाना है जो इसकी एसआई यूनिट है, सो आप यू की जगह पर 1.6606 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -27 kg लगा दें और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो आपके पास वापस प्रोटॉन का मास जो है हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर लूं तो न्यूट्रॉन का मास हमारे पास 1.008665 U बन जाता है। ये याद भी होने चाहिए, जैसा मुझे याद है ये याद भी होने चाहिए। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन का मास ले लें तो ये 0.000549 U बनता है नियरली, यानी कैसे, इसको ऊपर रखकर और इससे डिवाइड कर लें। तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू रीड ऑल दीज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, हम इस स्केल में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम प्रोटॉन का मास 1.007276 U, इलेक्ट्रॉन का 0.000549 U और न्यूट्रॉन का 1.008665 U होगा हमारे पास। आई गेस आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो व्हाट इज वन atomic mass unit? One atomic mass unit is defined as the 1/12 part of the टोटल मास ऑफ कार्बन। एक कार्बन के 12वां हिस्सा जो होता है मास का, दैट इज नोन एज वन एटॉमिक मास यूनिट। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने मुद्दे पर, यानी मेन टॉपिक पर, विच इज मास डिफेक्ट। अब हमारे लिए मास डिफेक्ट समझना कोई मुश्किल भी नहीं होगा, बहुत ही आसान होगा। मैं चाहूंगा थोड़े बहुत आपको ये न्यूमेरिकली भी इसको समझाने की कोशिश करूं ताकि आप मेरे लेक्चर ही से समझ जाएं और आपको पढ़ने की जरूरत भी ना हो इस लेक्चर को। बच्चों आप अंदाजा लगाएं, आप जाते हैं किसी अच्छी सी बेकरी पर, लेट्स से तहजीब बेकरी में जाते हैं और तहजीब बेकरी वालों को जाकर आप कोई ऑर्डर कर देते हैं। जैसे फर्ज करें आप लोगों को केक रस बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं जी प्लीज मुझे 1 kg केक रस दे दें। वो आपको उसको वे करके दे देता है और वो आप उसको घर लेकर आ जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जरा मैं भी अपने उस स्केल से फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि भाई कितना केक रस है, क्या वाकई 1 kg जो मैंने वहां तोला था तहजीब बेकरी में वैसा ही मुझे मिला या नहीं मिला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगा, मैं डब्बे में से सारे केक रस निकालकर उसको वेइंग मशीन में डाल देता हूं, किसी भी जहां जिसको मैं जैसे मैं मैयर कर रहा हूँ उसको, और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला वो तो 1 kg था ही नहीं, वो तो था 0.99 kg एग्जाम्पल, यानी 0 पॉइंट कुछ फर्क आ गया। तो मैं सीधा तहजीब बेकरी वाले के पास जाता हूं, मैंने कहा यार इतनी अच्छी बेकरी आप लोगों ने बनाई है, क्या नाम है आपका, क्या स्टैंडर्ड है आपका, माशाल्लाह केक रस भी बहुत अच्छे हैं, ये केक रस सही हालत हो गई है 93 kg, तो ये आपकी तमाम चीजें मायार स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सो वाई इसका वेट क्यों कम है, इसका मास क्यों कम है इनफैक्ट। तो वो कहता है सर आपने किस तरह तोला है, तो आपने बताया कि मैंने तमाम केक रस को बाहर निकाला और मैंने उसमें तोल दिया। तो आप कहेंगे, वो कहता है सर मैंने तो डब्बे को भी बीच में शामिल किया था, आपने डब्बे को क्यों नहीं, डब्बे समेत उसको क्यों नहीं तोला। आप कहते हैं यस, ये तो मुझे बड़ी लेट बात याद आई कि आपने तो डब्बे समेत 1 kg बताया हुआ था, जबकि मैं समझ रहा था सिर्फ केक रस का जो मास है वो हमारे पास उसमें 1 kg आया हुआ है। इसी तरह आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं और वो एक डब्बे में आपको, फ्रूट वाले के पास जाते हैं और डब्बे में आपको वो बहुत सारे एप्पल्स डाल के दे देता है और उसके बाद वो मैश करता है तो पता चलता है 5 kg आपके पास मैश था उसका एप्पल का, लेकिन आप घर लेकर आते हैं तो उसमें से थोड़ा सा मैश कम होता है। तो आप कहते हैं यार ये किधर चला गया, तो बाद में वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि उसने डब्बे के मैश को भी बीच में शामिल करके आपको टोटल मैश दे दिया था। पर जो इससे ज्यादा डिफरेंट स्टोरी हमारे एटम्स की भी नहीं है, हमारे एटम भी सेम स्टोरी पे चल रहे होते हैं। आमतौर पर मैंने जैसा आपको कहा कि एक एटम का सारे का सारा मैस
आपका न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। सो न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। तो न्यूक्लियस में क्या है, जैसे फर्ज करो मैं हीलियम एटम ले लेता हूं, ये ले मैं आपके सामने एक हीलियम एटम ले लिया, ये हीलियम एटम है। हीलियम एटम में क्या होता है, आपका उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हमारे पास 4 हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास 4 हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास क्या है, 4 है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 2 है, 2, ये सब 2 हमारे पास मौजूद है। हीलियम एटम की बात करें, ये सब के सब। सो आपको अगर किसी ने पूछ लिया भाई इसका टोटल मास कितना है हीलियम का, आपके कोई मसला ही नहीं, आप कहते हैं इसका टोटल मास न्यूक्लियस के मास के बराबर है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक एटम का 99.99, बल्कि एक मैंने 9 कम लिख लिया, 99% मास जो होता है वो आपका न्यूक्लियस का होता है। तो आप कहते हैं जितना न्यूक्लियस का मास है, तो वो आपको कहता है भैया यही तो पूछ रहा हूं, न्यूक्लियस का मास कितना है। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन के मास को प्लस कर दें, जो टोटल मास आएगा वही इसका हो जाएगा हीलियम का। तो वो आपको कहता है अच्छा भाई जरा मुझे फाइंड आउट करके बताओ। आप कहते हैं ठहरो, प्रोटॉन्स कितने दिए हमें, 2, न्यूट्रॉन्स कितने दिए, 2, और चूंकि सारा मास हमारे पास किसका होना चाहिए, न्यूक्लियस का ही होना चाहिए, तो हमारे पास इनका टोटल मास कर दिया जाए तो हमारे पास ये मतलब हमारे पास जो है वो पूरे हीलियम के एटम का मास हो जाएगा। सो आप क्या करते हैं, आपको ये पता है कि एक प्रोटॉन का मास है 1.007276 U, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स यानी 2 प्रोटॉन जो है उनका मास हमारे पास हो जाएगा 2 × 1.007276 U, यानी आप 2 प्रोटॉन के टोटल मास को ऐड कर देते हैं। सो ये हमारे पास आता है 2 6 12 15 5 14 0.2, तो ये हमारे पास आ गया, ये मैंने कर लिया। आई होप मैंने सही किया हो, मेरे बच्चे पीछे वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, साथ साथ कोई गलती हो बता दें। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर किया जाए तो आप 2, चूंकि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसको, मास ऑफ न्यूट्रॉन को, जो कि 1.008665 U है। तो जब आप इसको करते हैं 33702, आई गेस यही होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल ठीक बताया मैंने, 2.01733, यस आई एम एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल यही हमारे पास है। यानी ये हमारे पास प्रोटॉन का मास है, ये हमारे पास किसका मास है, न्यूट्रॉन का मास है। आप चाहते हैं कि इन दोनों का टोटल करें ताकि मास ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाए, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाए। तो आप इसको 2.014552 U प्लस 2.017333 U इनको ऐड कर लेते हैं, तो मेरे बच्चों ने कर लिया 4.031882 U आ जाता है, यानी ये टोटल मास आ जाता है किसका, हीलियम का। अब आप बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह भैया ये तो जबरदस्त हो गया कि आपने आराम से मास फाइंड आउट कर लिया, किसका, हीलियम का। कैसे, हीलियम के न्यूक्लियस का मास एक्चुअली हीलियम का मास होगा, तो न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो आपने प्रोटॉन को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोटॉन के मास को, इसने न्यूट्रॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 डिफरेंट आंसर्स जो आए उन दोनों को ऐड कर लिया, तो आपके पास टोटल मास किसका आ गया, इस हीलियम का आ गया। और आप बड़ी खुशी से मुझे कह रहे हैं सर दिस इज द टोटल मास ऑफ हीलियम, जबकि मैं कहता हूं नहीं भाई मोई मोई हो गया आपके साथ, एक्चुअल मास तो ये है ही नहीं है। एक्चुअल मास जो था ना न्यूक्लियस का, जो मतलब जो हमारे पास जो मास था वो क्या आया, न्यूक्लियस का मास वो था, ये एक्चुअल ये हमारे पास होना चाहिए, दिस इज द मास दैट वी मस्ट हैव। लेकिन पता चला कि हीलियम का जो मास है, मैं रेड से लिखूंगा, हीलियम का जो मास है वो हमारे पास 4.00 आई गेस 26 U ऐसा ही कोई था, बल्कि ये जी ठीक है,
मेरे ख्याल में इसके बाद 3 आ रहा था, मैं थोड़ा आजकल याददाश्त के भी इशू स्टार्ट हुए हुए। तो ये हमारे पास हीलियम का एक्चुअल मास है। तो आप कहते हैं सर ये क्या? मैंने कहा भैया आपने जो मास फाइंड किया ना, वो फाइंड किया न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, लेकिन मैंने आपको एक एक्चुअल मास बताया जो कि हीलियम का ये है। तो आपने कहा सर ये इससे तो कम हो गया है मास, तो ये एक्चुअली मास गया किधर? तो मैं पहले पूछता हूं भाई पहले ये तो बता कितना कम हुआ है। तो आप ये कहते हैं इस मास में से, यानी इस मास में से जो ऊपर वाला मास है ये वाला 4.03188 U और उसमें से माइनस कर लेते हैं 4.0026 U। आप इसमें से ये माइनस कर लेते हैं और माइनस करके आप रिजल्ट निकालते हैं, वो आपका बना 0.029279 U। यानी इतना मास ये वाला एक्स्ट्रा था, ये वाला ग्रेटर था और ये स्मॉलर यानी ये कम था। यानी जो मास होना चाहिए वो ग्रेटर है, लेकिन जो एक्चुअल न्यूक्लियस का मास था ना बच्चों, वो हमारे पास कम था। तो बच्चों ये मास चला किधर गया? क्या तहजीब बेकरी ने कम तोला या उस सब्जी वाले ने आपको जो है ना वो चूना लगा लिया? किधर चला गया ये सारा मास? ये बात तो मैं आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन इस मास के जो आपका डिफरेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, विच इज आवर टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। ये मास डिफेक्ट क्यों होते हैं? ये हर एटम में मास डिफेक्ट होते हैं। मास डिफेक्ट एक काम ये करते हैं जिस तरह आपका शॉपर काम कर रहा है, ठीक है, जिस तरह तहजीब बेकरी ने जो आपको एक बॉक्स दिया हुआ है केकरस रखने के लिए, वो काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसने केकरस को अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। नतीजे में क्या आपको मिल रहा है? नतीजे में आपको किस चीज का नुकसान हुआ? आपको उस बॉक्स के मास का नुकसान हो गया। अगर वो बॉक्स ना होता तो उतना केकरा से अलग हो जाता, लेकिन आप कैसे लेकर आते? यूं लेकर आते, यहां से आधे गिर जाते, यहां से आधे गिर जाते, तो मसाइल पैदा हो जाते आपके सारे के सारे। इसी तरह अगर आपको फ्रूट वाला 5 किलो सेब दे दे और कहे लो जी ले जाओ, तो आप कैसे उठा कर जाते? तो उसके बदले में आप किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं? आप उस डब्बे का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो डब्बा क्या करता है? वो उस मैस को होल्ड करके रखता है। क्या करता है? होल्ड करके रखता है। यहां भी ऐसा ही है। ये मास डिफेक्ट किधर गायब हो गया? ये कोई प्रॉब्लम हो गया? क्या हो गया? तो बच्चों जब एटम की फॉर्मेशन होती है ना, सबसे पहले ये मास डिफेक्ट के बारे में समझा रहा हूं कि ये किधर गायब हो गया। तो बच्चों एक बात याद रखें फॉर्मेशन से पहले भी, कि हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात बताई थी। उसने कहा था A इज इक्वल टू mc², कि हर मास को एनर्जी में शिफ्ट किया जा सकता है, इसी तरह एनर्जी को भी मास में शिफ्ट, यानी ये दोनों एक दूसरे में शिफ्ट हो सकते हैं। एक मास एनर्जी में भी शिफ्ट हो सकता है। तो इसी ये तो आगे जाकर भी हम पढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना ये हमारी थ्योरी है। तो E इज इक्वल टू mc²। तो यहां याद रखें ये जो मास डिफेक्ट पैदा हुआ है ना बच्चों, इसने एक काम किया, इसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके ऊपर एक बाइंडिंग एनर्जी यानी एक शॉपर का काम किया है। ताकि आप देखें ना प्रोटॉन पे सेम चार्जेस होते हैं, या आप देखें कार्बन का एटम है या हीलियम का एटम है। अब कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं। क्या प्रोटॉन एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? उन दोनों के बीच में तो खुदा वास्ते का बैर है, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, 6 के 6 पे पॉजिटिव चार्ज है। सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर, दे गोना रिपेल ईच अदर। सो चूंकि दे आर रिपेलिंग ईच अदर, सो दे कैन नॉट स्टे एनीवेयर टुगेदर। सो अब ये मास डिफेक्ट क्या करता है? ये एनर्जी में शिफ्ट होके एक बाउंड्री डिस्कस कर लेता है न्यूक्लियस की, कि भैया अंदर ही रहो, वरना बाहर आने की जरूरत नहीं है। सो इसने क्या किया होता है कि एनर्जी की लेयर कायम करके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अंदर बांध के रखा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डब्बे ने केकरस को अंदर संभाल के रखा हुआ था। उसी तरह जैसे फ्रूट वाले ने आपको बॉक्स दिया और उसके अंदर 5 किलो सेब अंदर समोगे, लेकिन फ्रूट वाले ने उसके बदले उस क्या किया? उतना सेब कम दिया, यानी वो सेब का डिफेक्ट था। और केकरस वाले ने उतना केकरस कम दिया, क्योंकि वो केकरस का डिफेक्ट था। इधर इतना मास कम हो गया क्योंकि ये मास डिफेक्ट था हमारे पास।
तो दिस इज द मास डिफेक्ट व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों इन तमाम चीजों से मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला हमारे पास आया कि मास डिफेक्ट जो होता है ना, मास डिफेक्ट, दिस इज इक्वल टू द एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एक्चुअल मास है, प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन एक्चुअली होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करें, यही काम किया था ना। एटॉमिक जो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना था इसका, हीलियम का 2 था, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, ये प्लस उसमें क्या किया था, ये हमने प्लस इन दोनों को प्लस किया था ना, इन दोनों को प्लस ये किया था। न्यूट्रॉन टोटल कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किए जाते हैं, न्यूट्रॉन फाइंड करने का मेथड होता है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दिए जाए। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन है। जैसे देखें हमारे पास क्लोरीन में 3517 है। अगर आपसे पूछा जाए कितने न्यूट्रॉन है, आप 35 में से 17 माइनस कर दें, 18 न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह, यानी तो ए में से जी माइनस करें तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास कितने न्यूट्रॉन आने चाहिए थे, और फिर हमने उसको, ये न्यूट्रॉन की तादाद है हमारे पास, तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो हम मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यही हम मास डिफेक्ट फाइंड करें। मास डिफेक्ट कैसे फाइंड हुआ था, जितना मास होना चाहिए इतना मास होना चाहिए, उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दे। ये जो मास ऑफ न्यूक्लियस आपके पास आया जो एक्चुअल था, ये वाला, ये मतलब इट्स सपोज्ड टू बी दिस बट इट वाज दिस, देयर वाज अ मास डिफेक्ट। Why is that mass defect? But this mass defect is the reason of the security of this neutron nucleus, and it actually combines all the protons, all the neutron inside, and it creates a binding energy. ये mass हमारा पूरे का पूरा बाइंडिंग एनर्जी में चला जाता है, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये इज इक्वल टू mc²। यानी आपका जितना था ये, इसकी वैल्यू को इसमें डाल दें, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, या इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास कितनी है। इसी तरह आपको कार्बन का अगर फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, 6 का प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करें, 6 क्योंकि 6 यूज के न्यूट्रॉन भी होते हैं, इससे मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें, इतना मास कार्बन का होना चाहिए। लेकिन जितना कार्बन का था और जितना कार्बन का होना चाहिए दोनों को कर दें माइनस, तो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। आई होप आप लोग इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मेरे स्टूडेंट्स बच्चों पूछ रहे हैं पीछे कि सर एक्चुअल मास हमें वैसे कैसे पता चलेगा। चले हमें दिया तो हुआ है कि ये एक्चुअल मास है, जैसे ये एक्चुअल मास हमारे पास हीलियम का ये था, लेकिन सपोज टू बी दिस, होना ये चाहिए था हमारे पास, लेकिन है ये, तो ये हमें कैसे पता चला ये वाला है। इसको मेजर करने के बहुत सारे मेथड है। एक बड़ी मशहूर हमारे पास एक डिवाइस है जिसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी कहते हैं, वो मास भी फाइंड करती है, वो आपको आइसोटोप्स भी फाइंड करती है, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करती है। तो एक वो है जिससे फाइंड करते हैं, और भी बहुत सारी हैं, ये उनसे फाइंड आउट किए गए मैसेज है। इनको बड़े ही एहतियात से, बड़ा आप समझ लें कि ख्याल से, बड़ा मतलब एक बड़े सिस्टम से आपने ये मैसेज फाइंड आउट हुए हैं। तो एक्चुअल मास हमेशा मास ऑफ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कम होते हैं, तो वो जब हम उनको माइनस कर दें तो उसको कहा जाता है मास डिफेक्ट। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका लेक्चर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।